अगर भारत के टॉप 50 कंपनी वाले इंडेक्स के बारे में बात करें तो पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग 5% का रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। बट पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 2% के आसपास रिटर्न दिया है। एंड पिछले 5 दिन की बात करें यानी कि नवंबर महीने की बात करें तो लगातार हमारा मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। आप एक बार यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे मार्केट लगभग 26,000 को टच कर गया है। लगभग यहां पे अगर बात करेंगे आप 23-24 अक्टूबर को लगभग 26,000 टच कर गया था। उसके बाद दोबारा नीचे गिरा और फिर से यहां पे दोबारा देखिए 29 और 30 अक्टूबर के आसपास फिर से 26,000 को टच कर चुका है, 26,000 से ज्यादा जा चुका है। बट उसके बाद लगातार गिरावट हो रही है और नवंबर महीने के अंदर में अभी तक मार्केट ऊपर नहीं गया है, लगातार नीचे गिरता जा रहा है। वहीं अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग आपको 4% के आसपास रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 2% से ज्यादा इस इंडेक्स ने भी आपको रिटर्न दे दिया है और पिछले 5 दिन के अंदर में लगभग 1% तक नीचे गिर चुका है। वहीं अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर में अभी भी लगभग 5% नीचे गिरा हुआ है। स्मॉल कैप में अभी भी गिरावट है बहुत ज्यादा। पिछले एक महीने के अंदर में अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। एंड अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो लगभग 2.5% तक नीचे गिर चुका है। मतलब सबसे ज्यादा गिरावट हुई है स्मॉल कैप में, जो कि पिछले एक साल के अंदर में आपको 1% का रिटर्न नहीं दिया है। अब देखिए पिछले हफ्ते के अंदर में इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है और यहां पे एक ही सवाल निकल के आ रहा है, क्या अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना सही रहेगा या हमें और वेट करना चाहिए, मार्केट और ज्यादा नीचे गिर सकता है आने वाले हफ्तों के अंदर में। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम में सिचुएशन क्या चल रहा है, आखिर में मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, लमसम करना चाहिए कि एसआईपी करना चाहिए। एंड अगर लमसम करना चाहिए तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या प्लानिंग बना के चलना है आने वाले हफ्तों के अंदर में या आने वाले महीनों के अंदर में। इस सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सोच रहे हैं अभी के टाइम में लमसम करने के लिए या आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर में आप लमसम करना चाहते हैं। एक रिसेंट पोल के हिसाब से जो भारत का रिटेल इन्फ्लेशन है, यानी कि अगर हम सीपीआई की बात करें तो 0.48% के आसपास होने की संभावना है अक्टूबर 2025 के अंदर में। ये केवल संभावना है, अभी इसका ऑफिशियल डेटा आना बाकी है आरबीआई की तरफ से। अब देखिए जो आरबीआई है उसने अपने मॉनेटरी पॉलिसी वाली मीटिंग के अंदर जो रेपो रेट है उसको लगभग 5.5% के आसपास रखा हुआ है, मतलब उतने पे कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। अब इसके वजह से आपको लग रहा होगा ना कि अभी के टाइम में तो इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही कम आने वाला है एंड इसके वजह से आरबीआई आगे चल के और ज्यादा रेट कट कर सकती है, जिसके वजह से मार्केट ऊपर भाग सकता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी के टाइम में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसके वजह से मजबूरी में इंडियन स्टॉक मार्केट को नीचे गिरना पड़ रहा है। जैसे ग्लोबल इवेंट्स हो गए, ग्लोबल में कोई इवेंट हो रहा है उसके वजह से मार्केट नीचे गिर रहा है, या फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्लोज हो गया, इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है स्पेशली इंडियन मार्केट के ऊपर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक डेटा, ये सब मिलकर ना मार्केट को ऊपर ले जाती है और मार्केट को नीचे गिराती है, और यही चीज अभी के टाइम में मार्केट को नीचे गिरा रही है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो पिछले हफ्ते के अंदर में आखिर में इतना नीचे क्यों गिर रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर में भी क्यों मार्केट हमारा नीचे गिर सकता है। अब देखिए सबसे पहला रीजन है ग्लोबल इन्वायरमेंट। अब देखिए जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है ना तो जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेफ एसेट की तरह जाना पसंद करते हैं, मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी तरफ जाना पसंद करते हैं, इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं, जैसे भारत एक इमर्जिंग मार्केट है तो इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, यहां से ज्यादा सेलिंग होना स्टार्ट होती है और स्पेशली जो एफआईआई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादा सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं या मार्केट के अंदर नया पैसा आना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब इसके वजह से लिक्विडिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर में नीचे गिरता है और आगे भी चल के नीचे गिर सकता है अगर कुछ ऐसा होता है। दूसरा रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का प्रेशर। अब देखिए जो भारत के स्टॉक्स हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, उनके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब वो सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं ना तो वो स्टॉक्स बहुत तेजी के साथ नीचे गिरते हैं, एक क्राउडेड एग्जिट होता है पूरे के पूरे मार्केट से। अब इसके वजह से क्या होता है कि बड़े स्टॉक्स तो नीचे गिर ही जाते हैं, बट केवल इस न्यूज से, केवल इस प्रेशर की वजह से जो छोटे कंपनीज होती हैं, छोटे स्टॉक्स होते हैं, वो भी बहुत तेजी के साथ नीचे गिरते हैं, जो कि आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में साफ साफ देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल के अंदर में 1% का रिटर्न नहीं दिया, लगभग 4 से लेकर 5% का निगेटिव रिटर्न है। अब देखिए नवंबर महीने में यानी कि पिछले 4 से लेकर 5 दिन के अंदर में लगभग 1632 करोड़ की नेट सेलिंग हो चुकी है एफआईआई की। अक्टूबर महीने में लगभग 2346
46 करोड़ की नेट सेलिंग थी, सितंबर में 35,000 करोड़ की सेलिंग थी, अगस्त में 46,000 करोड़ की, एंड जुलाई महीने में लगभग 47,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर डीआई की बात करें तो ये लगातार बाइंग करते हैं, बहुत पहले से बाइंग करते हैं, इनका सेलिंग होता ही नहीं है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे होते हैं। बट अगर हम एफआईआई की बात करें तो देखिए पिछले साल के अंदर में भी अक्टूबर से लेकर लगभग फरवरी तक इन्होंने लगातार सेलिंग किया था और बहुत ज्यादा सेलिंग किया था। इसके वजह से मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इन्होंने बाइंग किया, लगभग 4 महीने इन्होंने बाइंग किया है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो कि ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं जुलाई महीने से फिर से इन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, जुलाई में लगभग 47,000 करोड़ की सेलिंग कर दिया केवल एक ही महीने के अंदर में। अगस्त में भी सेलिंग किया, सितंबर में भी सेलिंग किया, अक्टूबर में भी नेट सेलर रहे, बट ज्यादा इन्होंने सेलिंग नहीं किया अक्टूबर में। एंड नवंबर में अभी केवल एक हफ्ते का ही टाइम हुआ है और लगभग 1600 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। मतलब एक चीज तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये अभी के टाइम में मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तीसरा रीजन है मोमेंटम फैक्टर्स। अब देखिए हर बार मार्केट ना लॉजिक से नीचे नहीं गिरता है, कभी कभी मोमेंटम से नीचे गिरता है। अब ये मोमेंटम क्या होता है? अब देखिए अगर मार्केट 2 दिन लगातार नीचे गिर गया और एक भारी गिरावट हो गई, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है। जब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है तो एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है और ये चेन रिएक्शन लगातार कई दिनों तक मार्केट को नीचे गिराता रहता है। तो कभी कभी ये सिचुएशन मार्केट के अंदर होता ही होता है, भले ही कोई बड़ी न्यूज ना आए, उसके बाद भी मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है और लगातार नीचे गिरता है केवल इसी रीजन की वजह से कि चेन रिएक्शन चालू हो गया होता है मार्केट के अंदर में। एंड चौथा रीजन है लो इन्फ्लेशन पैराडॉक्स। अब देखिए अभी के टाइम में ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही कम आ रहा है, उसके बाद भी मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम आ रहा है, इन्फ्लेशन का डेटा कम आ रहा है, महंगाई कम आ रही है अभी के टाइम में, तो इसके वजह से क्या होता है? रेट कट होता है और रेट कट होता है तो मार्केट ऊपर भागता है। तो आखिर में मार्केट नीचे क्यों गिर रहा है इतना अच्छा डेटा आने के बाद भी? इसके पीछे के कुछ और रीजन हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ही कम बताया जाता है। आपको केवल ये बताया जाता है कि इन्फ्लेशन का डेटा कम आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया है। इसके हम दूसरे पहलू के बारे में बात कर लेते हैं। जब इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही कम आ जाता है, बहुत ही कम आना स्टार्ट हो जाता है, इसके वजह से डिमांड बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। जब डिमांड वीक होती है ना तो ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और जब ये सिग्नल मिलता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, इसके वजह से एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके तरफ से प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रहा है कंपनी में। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब इसके वजह से मार्केट में एक गिरावट होती है और फ्यूचर में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने बात कर लिया कि अभी के टाइम में मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है और फ्यूचर के अंदर में क्यों नीचे गिर सकता है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो अभी के टाइम में हमें लमसम करना चाहिए कि एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे, एसआईपी के बारे में भी या लमसम के बारे में। एंड लमसम आपको करने के लिए क्या प्लान की जरूरत पड़ेगी, वो प्लान के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए लमसम का एक सिंपल मतलब होता है कि आप एक ही बार के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है तो आप प्लीज लमसम करने से बचिए। अगर आपके पास 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, तो लमसम करने का कोई फायदा होता नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है, 5 लाख से ज्यादा अमाउंट है, तब आप लमसम करने के बारे में सोचिएगा। अब अगर आप अभी के टाइम में लमसम करना चाहते हैं तो मेक श्योर कर लीजिएगा आपका गोल कम से कम 5 साल का हो। 5 साल से कम टाइम का गोल है, अभी के टाइम में लमसम बिल्कुल मत करिए और लमसम आपको करना भी नहीं चाहिए अगर 5 साल से कम टाइम का आपका गोल है। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा होना चाहिए और उस एक्स्ट्रा कैश को ही लमसम करना है। अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसको अगले 3 से लेके 5 साल तक कोई भी काम नहीं है, वो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आप उसको लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं बनाकर रखा हुआ है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, कोई अगर अर्जेंसी आ जाती है तो आपके पास कोई अमाउंट ही नहीं है, तो आप प्लीज पहले वो अमाउंट इकट्ठा करिए, उसके बाद आपको लमसम करने के बारे में सोचना है। एंड जो आखिरी पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो मार्केट वोलेटिलिटी से बिल्कुल नहीं डरते हैं, मतलब अगर मार्केट नीचे भी गिर जाए लमसम करने के बाद, मान के चलते हैं आज आपने लमसम किया 10 लाख रुपए का और एक हफ्ते के बाद मार्केट नीचे गिर गया, 5% नीचे गिर गया, तो इसके बाद अगर आप ज्यादा पैनिक नहीं होते तो आपके लिए बना हुआ है लमसम, तो आप अभी के टाइम में लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पे अगर हम एसआईपी के बारे में बात करें तो एसआईपी के अंदर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप एक ही बार में सारा पैसा उठा के नहीं डालते हैं। एसआईपी के अंदर आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसका फायदा तो एक ही होता है कि भाई साहब आपके पास रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बहुत ज्यादा बेनिफिट आ जाता है। आपके ऊपर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है, मतलब मार्केट नीचे गिरे या ऊपर जाए, आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे फायदा ये होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है उस टाइम पे आपको ज्यादा यूनिट मिल पाता है, एंड जब मार्केट ऊपर जाता है तो वही जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट मिला है ना, वो आपको ज्यादा रिटर्न देके जाता है। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो मार्केट टाइमिंग से डरते हैं, मतलब कि मार्केट हो सकता है नीचे गिर जाए, मार्केट ऊपर चला जाए, या आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में, अगर आप इस चीज से डरने वाले इंसान है ना, तो आप एसआईपी के ऊपर ही बने रहिए। आपके पास पैसा भी है फिर भी आप एसआईपी ही करते रहिए। वहीं अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आपको डर लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है
और ज्यादा नीचे गिर सकता है, तो अगर मैं एक ही बार में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा लॉस हो सकता है। तो आप एसआईपी ऑप्शन को चूज करिए, आपके लिए लमसम नहीं बना हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं पड़ा हुआ है तो आप फोमो में आके पैसा मत इन्वेस्ट करिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत सेविंग बचा हुआ है ना, आप उसको उठा के मत डाल दीजिए लमसम के तौर पे, उस पैसे को अपने पास रखिए, वो इमरजेंसी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो कुल मिला के अगर आप अभी के टाइम में अनश्योर हैं, अगर आपको श्योर बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में क्या होने वाला है, अगर आप रिस्क बिल्कुल ही कम लेना चाहते हैं अभी के टाइम में, तो आप एसआईपी ही करते रहिए। बट अगर आप अभी के टाइम में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट है कि मैं बिल्कुल ही रिस्क ले सकता हूं, अगर आगे चल के भी मार्केट नीचे गिरता है तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है मेरे ऊपर, तो आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अभी के टाइम में लमसम करना चाहते हैं तो आपको कौन से सिंपल प्लान का यूज करना है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको जरूर यूज करिए, फॉलो करिए लमसम करते वक्त। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने इमरजेंसी फंड को चेक करिए। आपके पास 6 से लेकर 12 महीने का पैसा पड़ा होना चाहिए आपके एफडी के अंदर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके ऊपर कोई भी डेट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी लोन नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, ईएमआई चल रहा है, सबसे पहले आप उसको फिल करिए, उसको भरिए, उसके बाद आपको लमसम करने के लिए पैसे बचाने, और उसके बाद अगर आपके पास पैसा बच जाता है तब आपको लमसम करने के बारे में सोचना है अभी के टाइम में। दूसरा पॉइंट है, अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे को कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 50% कहां पे इन्वेस्ट करना है, 40% कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी में डालना है, 10% कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अभी के टाइम में लमसम करना चाहते हैं तो अगर आप 50% लार्ज कैप में डालना चाहते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए, आपके पास उस म्यूचुअल फंड कैटेगरी का सारा डेटा होना चाहिए, उस म्यूचुअल फंड का डेटा होना चाहिए, तभी आपको उस म्यूचुअल फंड के अंदर या कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा पैसा उठा के लमसम नहीं करना अभी के टाइम में। अगर आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा भी हुआ है और आप लमसम करना चाहते हैं तो उसको आप डिवाइड करिए, उसको आप 2-3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो उसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए आप, या एक बार 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए और 5 लाख बचा के रखिए अपने पास। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब देखिए, अगर आप एक ही बार में लमसम कर देंगे ना 10 लाख रुपए का, और अगर कल को मार्केट नीचे गिर जाता है, बहुत ही भारी गिरावट होती है इस पूरे महीने के अंदर में, तो आपके पैसे के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। फिर आप बाद में जाके बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और पैसे को निकाल लेते हैं, लॉस में ही बेच देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको 3 भाग में पैसे को डिवाइड करना है, कुछ भाग अभी के टाइम में इन्वेस्ट करना है। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी आप 4 लाख या 5 लाख रुपए डाल दीजिए, उसके बाद कुछ पैसा बचा के रखिए, उसको आप वेट करिए, कुछ हफ्तों का वेट करिए, मार्केट को ट्रैक करते रहिए। मार्केट के हिसाब से आपको बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर मार्केट भागना स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा रखिए अपने पास, बाद में काम आने वाला है। और अगर मार्केट नीचे गिरता है कुछ हफ्तों के बाद, तो जो बचा हुआ पैसा है उसको आप डिवाइड करके डाल सकते हैं, तो ये फायदा होने वाला है, इससे आपको रिग्रेट भी नहीं फील होगा। चौथा पॉइंट है, पेशेंस रखिए और मॉनिटर करिए अपने इन्वेस्टमेंट को। अब मान के चलते हैं आपने लमसम कर दिया है, तो अगर आपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप पेशेंस रखिए, कम से कम 5 साल का गोल लेके चलिए, 5 साल का टाइम लेके चलिए। 5 साल से पहले आपको सोचना भी नहीं है। अगर आपने 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। मैं आपको ज्यादा रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, बट आपका लॉस बहुत ही कम होगा। लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं 5 साल के टाइम पीरियड में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करते रहिए कि मैंने कहां पे लमसम किया है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, या मेरे गोल के हिसाब से क्या वो ग्रो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको लमसम करते वक्त जरूर ध्यान देने होते हैं, और ये आपको अभी के टाइम में नहीं ध्यान देना है, आपको हमेशा इन पॉइंट्स को ध्यान देना होता है जब भी आप लमसम करने के बारे में सोचते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको आखिरी में एक समरी देता हूं इस पूरे वीडियो का। अगर आप अभी के टाइम में कॉन्फिडेंट है कि मार्केट अगर नीचे भी गिरता है फ्यूचर के अंदर में, आने वाले हफ्तों के अंदर में, तो आपके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप बिल्कुल लमसम करिए। लमसम कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। बट अगर आपको डर लग रहा है कि मार्केट ज्यादा नीचे गिर सकता है, तो मेरे पैसे की वैल्यू कम हो सकती है, तो सबसे पहले तो आप एसआईपी करिए, अपने एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। आपको लमसम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फोमो में आके आपको लमसम नहीं करना है कि सभी लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप जेन्युइन कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर हैं और आपके पास जेन्युइन पैसा है तभी आपको करना है, नहीं तो कहीं से लोन लेके या अपने सेविंग को उठा के लमसम में नहीं डाल देना है। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। अपने पास पैसा जरूर इकट्ठा करिए इमरजेंसी फंड के तौर पे या सेविंग अकाउंट के अंदर में, जो आपकी इमरजेंसी के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आप इस साल के अंदर में कितने का लमसम कर चुके हैं 2025 के अंदर में, एंड क्या अभी के टाइम में आप लमसम करने वाले हैं और कितने से लमसम करने वाले हैं, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।